हेलो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं रिवीजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के रिवीजन से आपको दो फायदे होंगे। एक तो केमिस्ट्री का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, और दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर का कंटेंट क्या है। इस चैप्टर को हमने टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सेकंड टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये दोनों इतने सिमिलर हैं कि हम एक को बताएंगे तो दूसरे को अपने आप एक के उल्टा करके समझ सकते हैं। बस इसकी अंडरस्टैंडिंग में एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको ऐड करना पड़ता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी हैं, स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपसे ज्यादातर एक्सेप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इसका एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चंस, तो हम उसे भी कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, सेकेंड टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है, थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा केमिकल वाला है, एंड फोर्थ भी केमिकल वाला है। थर्ड फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फोर्थ फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा, एंड आयनिक बॉन्ड। यहां तक का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, बस ये दो सेक्शन यहां छूटेगा, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटलर्जी। कुछ लोगों के सिलेबस में से मेटलर्जी वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, बट स्कूल एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि कई सारे स्कूल इस मेटलर्जी वाले पोर्शन को इंक्लूड कर रहे हैं। दैट्स वाई हम पूरा का पूरा सिलेबस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कवर करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ अगर आपको समझना हो तो इस पीरियोडिक टेबल में जितना भी ब्लू कलर का सब्सटेंस नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका मेटल है, और ये रेड वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है ये एंड ये हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है, और बीच में जो कुछ ग्रीन काइंड ऑफ सब्सटेंस दिख रहे हैं वो हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो ओवरऑल एलिमेंट 3 ही टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और ये मेटलॉइड्स। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्दर। सबसे पहला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये आप लोगों ने क्लास 8 में भी काफी अच्छे से किया होगा, तो ये टॉपिक ऐसा है जो सबके लिए इजी है। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का ये है, मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप जानते हैं अगर आपके पास कोई इतना बड़ा सा मेटल का टुकड़ा हो विच इज लाइक ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब के शेप में हो, और आप अगर इसके ऊपर हथौड़े से इस तरह से हैमरिंग करते हो, अगर आपके पास एक हथौड़ा है और आप इसके ऊपर हथौड़े से हैमरिंग करते हो, तो आप इसे हैमरिंग करके एक पतले से शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और ये मेटल की खासियत है कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा बिना टूटे। दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है मेटल्स आर मैलिएबल, दिस मींस मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आपने मेटल्स फॉइल का इस्तेमाल किया होगा, लाइक एल्युमिनियम फॉइल, है ना। गोल्ड फॉइल हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, बट कुछ लोग मिठाइयों के ऊपर गोल्ड का फॉइल लगाते हैं अगर आप कॉस्टली मिठाई परचेज करते हैं तो। नाउ सेकंड को कैरेक्टरिस्टिक है या फिर कहो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन शीट्स। इसमें बीटन नहीं वर्ड यूज होना चाहिए, ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, सॉरी थिन वायर्स। मैलिएबिलिटी का मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट करना होता है, और डक्टिलिटी का मतलब थिन वायर में कन्वर्ट करना होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड हो ना, विच इज AU, तो आप इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड इज हाईएस्ट डक्टाइल मेटल। तो डक्टिलिटी एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण आप उसके लंबे लंबे पतले पतले वायर बना सकते हो, दैट इज डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि जितने भी वायर्स आप देख लो मेटल के ही बनाए जाते हैं। ओके, अब ये मत कह देना कि वायर के ऊपर में जो कवर होता है वो तो प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक भी वायर के फॉर्म में हो सकता है। प्लास्टिक इज नॉट कंप्लीटली नॉन मेटल, इट इज अ कंपाउंड मिक्सचर, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट कंप्लीटली नॉन मेटल। जब हम मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो आपको एलिमेंट लेवल पे रहना है, कंपाउंड लेवल में नहीं जाना है। थर्ड प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑब्वियसली ना। आप कोई भी बर्तन यूज करते हो, यूटेंसिल्स और वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप ध्यान से देखो इस इमेज में, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ठीक है। अगर आप इस इमेज में गौर से देखो तो यहां पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है, और ये हीट एनर्जी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है,
और जिस एरिया को ये गर्म करते जा रहा है वहां से ये आयरन नेल्स जो कि कैंडल वैक्स के हेल्प से चिपकाए गए थे वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गर्म होने पे कैंडल वैक्स पिघल जाता है। तो ये सारे आयरन नेल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, नीचे। और अगर आप गौर से देखो तो पहले यहां वाला नेल नीचे गया, फिर यहां वाला, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, इस तरह से जाते चले जाएंगे। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे होंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। नॉन मेटल्स नहीं होते, बट इनके एक्सेप्शंस जरूर हैं। लाइक ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया, डायमंड का इसमें एग्जांपल अच्छा रहेगा। डायमंड इज ऑल्सो नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इसमें नॉन मेटल का कोई कंपैरिजन देना हो कि क्या नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते, नहीं होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है डायमंड, वो हम लोग नॉन मेटल में वैसे भी करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे प्लग को अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया, और कनेक्ट करने के लिए आपने इसके बीच में कोई एल्यूमिनियम का फॉइल इस्तेमाल किया या कॉपर का किया होता या किसी भी मेटल का किया होता तो ये बल्ब ग्लो करता। ये हमें ये बताता है कि मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे भी ये वायर बना हुआ मेटल का ही तो है और मेटल से करंट इसमें पास हो रहा है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ, मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। एंड इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं मेटल्स की क्या बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। अगर आप ध्यान से देखो इस इमेज को तो ये जो ज्वेलरी है वो किस चीज का बना हुआ है, मेटल्स का, लाइक गोल्ड का। गोल्ड का ज्वेलरी हम बनाते हैं, सिल्वर का ज्वेलरी हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि दे आर लस्ट्रस, काफी चमकदार होते हैं। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो तो आपके बॉडी पे वो दूर से ही दिखेगा काफी चमकता हुआ, क्योंकि दूसरे मेटल भी चमकते हैं बट गोल्ड इतना नहीं चमकते। बट मेटल की ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आप उन्हें पॉलिश करो तो वो चमकेंगे। दूसरे मेटल में प्रॉब्लम यह है कि उन्हें बार बार पॉलिश करते रहना पड़ता है, वरना उनकी चमक खराब हो जाती है। गोल्ड के साथ अच्छी बात यह है कि ये काफी लंबे समय तक चमकता रहता है, जल्दी इनकी पॉलिशिंग खराब नहीं होती, क्योंकि इनके ऊपर कोई ऑक्साइड या सल्फाइड का लेयर नहीं आता। हम लोग आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। बट मेटल्स आर लस्ट्रस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। किसी भी मेटल को ले लो, आप अगर उसे उठाते हो तो आपको पता चलेगा वो काफी हार्ड है। आप उसे आराम से ना तो बेंड कर सकते हो, ना मोड़ सकते हो, ना काट सकते हो। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक यहां पे आपको सोडियम दिख रहा है। सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, इतना सॉफ्ट कि आप इसे चाकू से काट सकते हो, मतलब केक के जैसा, है ना। तो सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल बट हाईली रिएक्टिव होता है। आप उसे इतना लाइटली नहीं ले सकते कि आप हाथ में लेकर कैसे हाथ से तोड़े जा रहे हो, क्योंकि अगर हाथ के वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया ना तो पूरा हाथ जल जाएगा। तो सोडियम भले ही सॉफ्ट है बट है बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका एग्जाम्पल ये ब्रिज है। ये ब्रिज लोहे का बनाया गया है और ये इतना बड़ा ब्रिज है और बीच में कोई यहाँ पे पिलर भी नहीं दिया गया। तो सोचिए बिना पिलर के इतना बड़ा ब्रिज, जैसे हमारे यहाँ हावड़ा ब्रिज है, वो बिना पिलर के खड़ा है। क्यों? क्योंकि मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो काफी स्ट्रांग होते हैं, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब वो बहुत ज्यादा लोड ले सकते हैं। दैट्स वाई मेटल्स के ब्रिज बनाए जाते हैं। ओके, अगली कैरेक्टरिस्टिक, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट, ये जो मैंने यहां पे डायग्राम दिखाया है ये मरकरी का है। आप जानते हो मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, इट इज ओनली लिक्विड मेटल। इसके अलावा भी एक मेटल है जिसका नाम है गैलियम, वो भी लिक्विड स्टेट में हो सकता है बट रूम टेम्परेचर पे नहीं। अगर आप उसे अपने हाथ पे रखो तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सी होता है। ओके, बट नॉर्मल कंडीशन में मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 9, metals have high melting point and boiling point except sodium and potassium which have low melting point and boiling point। यकीन मानिए तो metals की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो एक्सेप्शंस है ना वो ज्यादातर सोडियम और पोटेशियम ही है, एक्सेप्ट मरकरी एक जगह सिर्फ आ गया। अदरवाइज ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम ही है। लाइक मेटल्स हार्ड होते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है। मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रांग नहीं होते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बट ये भी मेटल है, इनका नहीं होता हाइड। ये इस साइड वाला पोटेशियम है यानी कि के, और इस साइड वाला सोडियम है यानी कि Na। ये दोनों इतने सॉफ्ट हैं आप इन्हें नाइफ से काट सकते हो, है ना। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, इन्हें थोड़ा सा भी गर्म करोगे तो ये पिघल जाएंगे। अगला कैरेक्टरिस्टिक, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज बट इसका भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम की डेंसिटी कम होती है, पोटेशियम की भी डेंसिटी कम होती है। ओके,
और प्रॉपर्टीज नंबर 11, मेटल्स आर सोनरस, दैट इज दे मेक साउंड व्हेन हिटेड विद एन ऑब्जेक्ट। आप जानते हो स्कूल में जितनी भी घंटियां होती हैं, वो जो स्कूल वाली घंटी, पता नहीं आजकल आप लोग स्कूल में इस टाइप की घंटी देखते हो या नहीं, जो ऐसे लटका हुआ होता था और इसके ऊपर अगर आप हैमर से हैमरिंग करते ना, इस तरह का अगर कोई हैमर लेकर के इसके ऊपर हैमरिंग करते तो ये अच्छा खासा रिंगिंग साउंड जनरेट करता। बट अब आजकल ये वाला बेल भले नहीं हो, बट ऑफिस में ये वाला बेल जरूर आपको दिख जाएगा। बट कोई सा भी बेल हो, साइकिल का बेल हो, स्कूल का बेल हो, कहीं का भी बेल हो, आप गौर करोगे उसका जो साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है वो मेटल का होता है। ये वाला पार्ट मेटल का क्यों होता है? बिकॉज मेटल्स आर सोनरस। सोनरस क्या होता है? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट रिंगिंग साउंड जनरेट करे जब उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करे, और ये क्वालिटी मेटल में होती है। सॉरी, दैट्स व्हाई मेटल्स आर सोनरस। और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 12, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। अगर इन दोनों मेटल को हटा दे ना, ये वाला मेटल हमारा कॉपर है यानी कि Cu, और ये वाला मेटल हमारा गोल्ड है यानी कि Au। गोल्ड का कलर स्लाइटली येलोइश होता है एंड कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। बट इसके अलावा जितने भी मेटल है ना, उनका एक ही कलर होता है, सिल्वरी ग्रे या सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं वो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द मेटल, लाइक इससे पीछे आपने सोडियम एंड पोटेशियम देखा था, इन दोनों का कलर जिस तरह का दिख रहा है उसी तरह का कलर आप यहां पे देख लीजिए, मरकरी का भी है, मरकरी का कलर भी ऐसा ही है। आयरन को अगर आप पॉलिश करोगे तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। तो ज्यादातर मेटल सिल्वरी ग्रे कलर के दिखते हैं एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन है एंड गोल्ड का कलर येलोइश है। इस तरह से हमारा मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं नॉन मेटल पे। हम बस उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन अपोजिट करते चले जाएंगे। हमने मेटल्स में फर्स्ट लिखा था मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक को हमने एक ही साथ लिख लिया। मेटल्स मैलिएबल थे, नॉन मेटल्स आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। और जो मैलिएबल ना हो, डक्टाइल ना हो, उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको जोर से अगर हैमरिंग करो ना तो टूट के बिखर जाएगा। लाइक ये आयोडीन आपको दिख रहा है, ये नॉन मेटल है तो सॉलिड, बट इसके ऊपर थोड़ा सा भी चोट करोगी टूट के बिखर जाएगा। फिर ये फॉस्फोरस, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, बट इसको थोड़ा सा भी चोट लगाएंगे, वैसे तो ये हार्ड होता ही नहीं है, फॉस्फोरस वगैरह सॉफ्ट होते हैं काफी, बट अगर आप इन पे हैमरिंग करने की कोशिश करो तो ये फैलने के बजाय टूट के बिखर जाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर ब्रिटल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने वहां पे इसे दो पार्ट में किया था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहां पे एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि हमने उस यहां पे एक इस तरह के सर्किट के बीच में अगर सल्फर लगा दिया ना, तो सल्फर इज नॉन मेटल विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट अगर आपने ग्रेफाइट यूज कर लिया ना तो मामला बदल जाएगा। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज ऑल्सो नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के दो एक्सेप्शंस हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रेफाइट और हीट के लिए डायमंड। ये आपको याद रखना होगा। मैंने कहा था आपसे कि एक्सेप्शंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। मतलब मेटल्स में हमने किया था मेटल्स आर लस्ट्रस, वो जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि मेटल से हम ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, बट इसका भी एक्सेप्शन है। ये जो ग्रेफाइट दिख रहा है ना, ग्रेफाइट इज अ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फिर भी ये चमकदार होता है। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है और ये भी क्या होता है, चमकदार। तो कार्बन और आयोडीन ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो नॉन मेटल होते हुए भी चमकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है लस्ट्रसनेस का। अगली कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। अब जैसे मेटल्स में हमने किया होगा मेटल्स आर हार्ड, उसका एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम था। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन मेटल होते हुए भी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मतलब इस दुनिया में इससे ज्यादा हार्ड कुछ है भी नहीं, और ये नॉन मेटल भी है, और ये भी एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे एलोट्रॉप क्या होता है। फिलहाल के लिए बस ये जान लेते हैं कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और हार्ड दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हार्ड होने का मतलब होता है वो कितना ज्यादा चोट सह सकता है, और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है वो कितना ज्यादा लोड सह सकता है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। बट इसका अगर आप
ये समझने की कोशिश करें कि ये क्यों नहीं स्ट्रांग होते। लाइक यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट और फॉस्फोरस दो चीज़ें दिखाई हैं। ग्रेफाइट आप लोग पेंसिल में यूज़ करते होगे और आप उसे अगर थोड़ा सा भी चोट करोगे तो टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इससे आप समझ जाओगे कि ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता। फॉस्फोरस तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप हाथ से मसलोगे तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ग्रेफाइट और फॉस्फोरस दो नॉन मेटल हैं और इनका कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉन मेटल से स्ट्रांग होते ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। हमने मेटल में ये किया था कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और उसका एक ही एक्सेप्शन था मरकरी, जो कि लिक्विड था रूम टेम्परेचर पे। बट नॉन मेटल में सारे तरह की चीजें हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। बट एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द मेटल या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, विच इज ब्रोमीन। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज, तो इट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज सारे नॉन मेटल या तो गैस होते हैं या सॉलिड। अगर मैं कंपैरेटिवली बताऊं तो हमारे पास लगभग 22 नॉन मेटल हैं। इस 22 में से लगभग 10-11 के आसपास सॉलिड हैं और 10 के आसपास आपका गैस है। बस एक ब्रोमीन ही लिक्विड है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ज्यादातर मेटल लिक्विड और मतलब सॉलिड और गैस में डिवाइडेड है, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड नॉन मेटल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेटल में हमने किया था कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल में लो होता है। बट इसका भी एक्सेप्शन है, डायमंड और ग्रेफाइट। इनका इतना ज्यादा है जितना किसी मेटल का भी नहीं होता। लाइक ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 3900 डिग्री सी होता है, सोच के देखिए 3900 डिग्री सी। अगर मैं एक आयरन से इसका कंपैरिजन करूं ना, तो आयरन जो है लगभग 1500 डिग्री सी पे पिघल जाएगा। मतलब आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से डबल से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है ग्रेफाइट का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको आयरन पिघलाना हो तो जिस कंटेनर का इस्तेमाल करोगे वो ग्रेफाइट का है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल्स का नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, बट इसका भी एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड की डेंसिटी अभी तक अवेलेबल सारे सब्सटेंस में सबसे ज्यादा होता है ना। तो नॉन मेटल की वैसे तो डेंसिटी कम होती है, बट डायमंड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 9, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्वियस ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटल्स में जब हम हिट करते हैं तो साउंड जनरेट होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है। ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक नंबर 10 है, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। मेटल्स में हमने ये किया था कि मेटल्स का जनरली कलर सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड जिनके दो अलग अलग कलर हैं। बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं। नॉन मेटल में आपको इतने सारे कलर मिल जाएंगे, जो दुनिया में इतने सारे कलर हैं वो नॉन मेटल के कारण ही तो है। तो बस ये समझ लीजिए कि नॉन मेटल के बहुत सारे कलर होते हैं। लाइक ये ब्रोमीन देख लीजिए, स्लाइटली ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन। ये ग्रेफाइट देख लीजिए, ग्रे भी है और लाइट चमक भी रहा है, सल्फर येलो कलर का है। तो ऐसे कई सारे कलर के नॉन मेटल सब्सटेंस अवेलेबल है। दैट्स व्हाई नॉन मेटल में हमको स्पेसिफिक कलर नहीं बोलना है, ये मैनी कलर्स के हो सकते हैं। इस तरह से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गया। आई होप आपका ये वाला सेक्शन काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गया होगा। जिस तरह से आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया है ना, आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं और इनडायरेक्टली भी कई सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आप उसका आंसर सही तरीके से देना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से मैं जो भी यहां पढ़ा रहा हूं ना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इतने सिमिलर हैं कि अगर आपने मेटल का पढ़ लिया तो नॉन मेटल का अपने आप याद हो जाता है। जरूरत होती है बस कॉन्सेप्ट समझने की, कुछ बारीक चीजों को समझने की। जैसे हमारा पहला प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, और इसका इलैबोरेशन समझ लीजिए। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक, और एक और चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो जो मेटल है वो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट वो मेटल ऑक्साइड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी हम इसको समझते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड क्या होता है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है डिटेल में। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब अगर हम इस मेटल ऑक्साइड को पानी में डालें ना,
तो वो पानी अगर एल्कलाइन हो जाए, मतलब बेस जैसा बिहेव करने लगे, तो हम बोलेंगे हाँ मेटल का ऑक्साइड बेसिक है। बट कुछ मेटल क्या करते हैं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे आपके सामने ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ऑब्वियसली क्या होना चाहिए था, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होना चाहिए। चलिए ये बेसिक है भी। एंड व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये फॉर्म कर रहा है। तो इस केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। पर अगर नीचे यहां पे देखिए तो यहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड, वही सेम एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद ही एक बेस है, तो नॉर्मल कंडीशन में एक बेस दूसरे बेस से रिएक्शन नहीं करता है, ये याद रखिएगा। बट यहां रिएक्शन हुआ और फिर से सॉल्ट एंड वाटर बना, इसका मतलब है कि ये यहां पे एसिड रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जो यहां बेस की तरह बिहेव कर रहा था, यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और दीज टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपको याद रखना होगा कि दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानते थे तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे, बट व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव एग्जांपल आपसे जरूर पूछेंगे। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए कि हाउ मेटल इज एम्फोटेरिक, एक्सप्लेन, तो कैसे कीजिएगा। यहां पे आप देख रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा रहे हैं तो इस समय वो बेस की तरह बिहेव करता है और फॉर्म करता है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। तो इस जगह पे एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो ये यहां पे बेस है, जबकि इस साइड अगर आप गौर करो यहां पे नीचे, तो यहां पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कभी एसिड की तरह बिहेव करें और कभी बेस की तरह बिहेव करें, वैसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, दो ही मेटल हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक एल्युमिनियम और एक जिंक। तो जिंक का भी दे देते हैं। इस केस में जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ऑब्वियसली एसिड के साथ करवाया जा रहा है, तो ये बेस होना चाहिए। और एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट एंड वाटर। तो इस जगह पे जिंक ऑक्साइड ने बेस की तरह बिहेव किया। नीचे अगर आप यहां पे गौर से देखिए तो यहां पे ऑलरेडी इसका रिएक्शन बेस से करवा रहे हैं, तो मतलब ये एसिड होगा। और एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट एंड वाटर। तो सेम जिंक ऑक्साइड जो यहां पे बेस की तरह बिहेव कर रहा था, यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, और एज अ रिजल्ट यहां फॉर्म हो जाता है सोडियम जिंकेट एंड वाटर, और यहां पे जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ था। ठीक है, दोनों ही सॉल्ट एंड वाटर है, बट एक केस में सोडियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक केस में सोडियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो दोज मेटल ऑक्साइड विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जब कोई मेटल किसी वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ऑक्सीजन में हमने पढ़ लिया ना, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। पर मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो वो क्या हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और कुछ केसेस में मेटल ऑक्साइड भी बनाता है। बट दोनों में से कुछ भी बनाए वो हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा इस केस में कि मेटल जब भी वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड, बट दोनों में से कुछ भी बनाए हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज करेगा। ओके, लाइक यहां पे देखिए पोटेशियम का रिएक्शन करवाया जा रहा है वाटर से, एज अ रिजल्ट फॉर्म हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इस केस में हाइड्रोक्साइड बना है ना। तो व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने कहा था व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। तो इस केस में ऑक्साइड नहीं बना है, इस केस में हाइड्रोक्साइड बना है। अगला केस देख लेते हैं, अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से करवाया जाए तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कुछ भी फॉर्म करे हाइड्रोजन जरूर बनेगा, बट यहां पे भी हाइड्रोक्साइड ही बना है ना। और यहां पे अगर उसी मैग्नीशियम का रिएक्शन हमें स्टीम से करवा दें तो इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम के साथ दो तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं। मैग्नीशियम अगर वाटर से रिएक्शन करेगा, स्पेसिफिकली हॉट वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता। सोडियम पोटेशियम ये सब कोल्ड वाटर से कर लेते हैं रिएक्शन, बट मैग्नीशियम नहीं करता। मैग्नीशियम या तो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा या स्टीम से करेगा। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर से होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम से होता है विच इज भाप या जो भी आप उसे बोलते हैं वेपर, तो उस केस में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा।
यहां पे ये जो नोट लिखा गया इसे आप लोग खास तौर पे याद कर लेंगे। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ ईदर कोल्ड वाटर नॉट हॉट वाटर। यानी इनके बाद जो मेटल्स आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ना तो गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं ना ठंडे पानी से, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हॉट वाटर कोल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मैग्नीशियम तक ही रहने देना है। इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, जो भी मेटल आपको मिले उसमें ये याद रखना है कि वो ना तो हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे ना कोल्ड वाटर से। अगर वो रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से करेंगे, है ना। अगला प्रॉपर्टीज नंबर 3, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। कोई भी मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो उसमें अवेलेबल जो हाइड्रोजन है ना वो उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन है, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जैसे यहां पे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन HCl से हुआ और एज अ रिजल्ट जो भी सॉल्ट बना हो फॉर्म क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ही होगा। यहां पे मैग्नीशियम का करवाया तो भी हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, ऐसे ही और किसी का करवाएंगे तो भी हाइड्रोजन फॉर्म होगा। यहां पे 2 इमेजेस हैं, इनको आप समझिए ठीक से। मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं ना तो इस तरह से यहां से बबल्स फॉर्म होने लगता है हाइड्रोजन का, और इसमें से बाहर की तरफ हाइड्रोजन निकलने लगता है, ठीक है। और बीच में जो सब्सटेंस फॉर्म होगा व्हाइट कलर का, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके। और ये काफी विगरस रिएक्शन आपको दिख रहा है। जब एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन यहां पे इस तरह से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। इसी में एक कॉन्सेप्ट है एक्वा रेगिया का। हम ये जानते हैं कि कई सारे मेटल्स हैं जो एसिड से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं, बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो एसिड से नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ एसिड बनाते हैं जिसका नाम है एक्वा रेगिया। ये जो यहां पे आपको डायग्राम में एसिड दिख रहा है, ये एक्वा रेगिया। इसकी खासियत क्या है, इसमें 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। तो जो भी वॉल्यूम आपने लिया है ना उसमें 1 पार्ट आप ले लीजिए HNO3 और 3 पार्ट आप ले लीजिए HCl, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा ना उसे ही हम कहते हैं एक्वा रेगिया। तो व्हाट इज एक्वा रेगिया? It is a freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid। ठीक है। अब चूंकि इसके बाद हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना होगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन यही है कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो आइए सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज समझ लें। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे गोल्ड दिख रहा है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ से यहाँ तक को हाईली रिएक्टिव मेटल कहते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना वो इस कैटेगरी तक आता है, और जिंक से लेकर के पीवी तक का जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल माना जाता है। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, और इसके बाद जो नीचे के ये सारे मेटल हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं और ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल 3 कैटेगरी डिवाइड कीजिए। पहली कैटेगरीज में आपके 5 एलिमेंट हैं, दूसरी कैटेगरी में 3 एलिमेंट हैं और तीसरी कैटेगरी में 4 एलिमेंट हैं। 5, 3, 4। बीच में हाइड्रोजन को एक कंपैरेटिव सिस्टम के लिए रखा जाता है, तो बस ये याद रखिएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। अब आ जाते हैं किस पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन पे। मैंने पहले ही कहा था कि इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को समझना जरूरी होगा, तो समझिए। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जैसे यहां पे कॉपर सल्फेट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया जा रहा है किससे, जिंक से। अगर आप पीछे आ जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये रहा यहां पे जिंक और ये रहा यहां पे कॉपर। आप देख के समझ पा रहे हो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। चूंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटाएगा और उसके जगह खुद आ जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो चूंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप समझ रहे हो। ये यहां पे इसका एक एग्जांपल है। अगर रियल लाइफ में आप कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कैसा दिखता है। यहां पे एक जिंक का प्लेट लिया गया है पतला सा और इसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना वो ब्लू कलर का होता है, ओके।
और जैसे ही इसमें जिंक को डालते हैं ना, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहां पे फॉर्म करता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कुछ इस तरह का ब्लैकिश काइंड ऑफ सब्सटेंस दिखता है। वैसे जिंक सल्फेट एक सॉल्यूशन है, ये जो बाहर में दिख रहा है, इसका कोई कलर नहीं होता, तो ये ब्लू कलर से फेंट होके कलरलेस होने लगता है एंड कॉपर बाहर निकल के जिंक के लेयर पे ऐसे चिपकने लगता है या नीचे जाके सेटल डाउन होने लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी में रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट भी है, ये भी डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। यहां पे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अगर आप इस सीरीज में आ जाओ तो ये रहा यहां पे कॉपर और ये रहा सिल्वर, तो आप देख रहे हो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो क्या होगा, इस कॉपर के वायर को जैसे ही हम इसमें रखेंगे और बहुत देर तक छोड़ देंगे तो यहां पे एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर इसमें से बाहर आ जाएगा। इस तरह से जो चिपका हुआ है इस लेयर पे बाहर में, वो सारा सारा सिल्वर है, वो इस सॉल्यूशन में से निकल के यहां आ गया है ना। और इससे ये सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। पहले सिल्वर नाइट्रेट का कलर कलरलेस था, जबकि हम जानते हैं कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन के टाइप पे जरूर फोकस कीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है या कई प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। देखिए, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और जब भी क्लोरीन किसी मेटल से रिएक्शन करेगा ना तो वो आयनिक क्लोराइड बनाएगा। तो मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। लाइक सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, विच इज अ कॉमन सॉल्ट। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट एंड इट इज ऑल्सो अ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। जब भी कोई मेटल किसी हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो सिंपली वो मेटल हाइड्राइड बनाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत साफ है, मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड विच इज आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि मेटल के कंपाउंड आयनिक होंगे ही होंगे। जो भी कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के साथ, वो आयनिक ही बनेगा। तो एक है सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, और एक है कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड। ये नाम जरूर याद रखिएगा इक्वेशन के साथ। इस तरह से हमारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि हमारा मेटल में भी था, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। हमने इससे पहले किया था मेटल विथ ऑक्सीजन। कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमिलर नोट पे आगे बढ़ेगा जैसे हमने मेटल में किया था कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहां पे हम करने वाले हैं नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। बट मेटल ऑक्साइड में हमने किया था कि वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं या एम्फोटेरिक करते हैं। नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट उससे अपोजिट है। नॉन मेटल या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये आपको दिख रहा है, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। दोनों में से जो भी आप करना चाहें। जरूरी नहीं कि हर बार न्यूट्रल ही बने, जरूरी नहीं हर बार एसिडिक बने, बट कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और कुछ मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर फॉर्म हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये न्यूट्रल है, और अगर यहां पे फॉर्म हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड तो ये एसिडिक है। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग नेचर होता है। लाइक यहां पे एक एग्जांपल दिया गया, सल्फर विथ ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड विच इज हाईली एसिडिक। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं ना तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, जिसके कारण एसिड रेन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। लाइक वाटर, वाटर भी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है और वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। मेटल में हमने लिखा था मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, बट नॉन मेटल में पता है क्या होगा, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं वाटर के साथ। दो जगहों पे आपको सहूलियत है यहाँ पे लर्न करने के लिए कि नॉन मेटल ना तो वाटर से रिएक्शन करेगा और नॉन मेटल ना तो एसिड से रिएक्शन करेगा। तो इन दोनों जगहों पे रिएक्शन होने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो इस केस में क्लियर रहना है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। इसे ठीक से याद कर लीजिएगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मेटल का बिल्कुल अपोजिट है बट उसी के जैसा है। जैसे मेटल में हमने किया था कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां हो जाएगा मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। कौन सा मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। आप मुझसे कह सकते हो सर हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल तो लिखा ही नहीं, तो आप इसमें बस ये याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन है। मोस्टली यही आपके काम आएगा। जैसे इस केस में ब्रोमीन को क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, और अगर आयोडीन रहा होता तो उसे क्लोरीन भी डिस्प्लेस कर देता और ब्रोमीन भी डिस्प्लेस कर देता है ना। तो सिंपली यहां पे एक एग्जांपल है, सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन बाहर हो जाता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, ब्रोमीन के आगे यहाँ एक्वस लगाया गया क्योंकि आप जानते हो ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगला, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, मेटल का अपोजिट, मेटल में क्या था, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। ये आयनिक क्या होता है, कोवैलेंट, आपके इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आगे जाके, तो मैं आगे उसे समझाने ही वाला हूं, तो अभी मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करता। बस ये समझ लीजिए कि नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें आयन होता नहीं है, तो जिसमें आयन होगा नहीं वो वाटर में डिसॉल्व होकर आयन रिलीज करेगा नहीं, और जो आयन रिलीज करेगा नहीं तो वो वाटर को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा नहीं। दैट्स वाई दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट, वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं, मैं इन चीज़ों को समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो आपके सामने बना दूंगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हाइड्रोजन का रिएक्शन विथ क्लोरीन HCl, HCl इज एन एसिड, ओके, बट इसका एसिडिक बिहेवियर तब तक नजर नहीं आएगा जब तक इसको हम वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, काफी फेमस रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। मेटल में हमने क्या किया था, मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड विच इज आयनिक हाइड्राइड। नॉन मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा, क्योंकि नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ कंपाउंड ही कोवैलेंट होता है, दैट्स वाई कोवैलेंट हाइड्राइड। इसमें एक एग्जांपल है जो काफी फेमस है, जब हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्शन करता है ना तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल वैसा ही होता है जैसा किसी रॉटन एग का होता है, सड़े हुए अंडे के जैसा महक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कभी XYZ वाले क्वेश्चन में पूछे ना कि सब्सटेंस X विच हैज द स्मेल, कंपाउंड X विच हैज द स्मेल ऑफ रॉटन एग, तो समझ जाइए वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही है, ओके। इस तरह से आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज का। ये कई बार पूछा जाता है, दैट्स व्हाई मैंने इसे इंक्लूड कर लिया, जरा समझ लीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल्स को हम हैमर करके थिन शीट्स में बना सकते हैं या फिर उन्हें वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। बट नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर नीदर मैलिएबल नीदर डक्टाइल, नॉट डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। मतलब उन्हें हथौड़े से मारेंगे, जैसे कोई कार्बन का टुकड़ा आपके पास है, हथौड़े से मारोगे टूट के बिखर जाएगा। वाई, बिकॉज दे आर ब्रिटल। अगर वो मैलिएबल होते तो शीट में कन्वर्ट होते, टूटते नहीं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली ना, हमने ये किया था। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ नॉन मेटल बट ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 हमारा है, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड, इसलिए हम मेटल्स की ज्वेलरी बनाते हैं क्योंकि वो काफी चमकदार होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस and cannot be polished, but इनके exceptions हैं, iodine, graphite, these are non-metal but still lustrous, okay. Next, metals are liquid at room temperature, solid at room temperature mostly. Metals are solid at room temperature except mercury which is liquid metal, only liquid metal. Non-metals may be solid, liquid or gas at room temperature, but mostly non-metal भी या तो solid होते हैं या gas होते हैं except bromine विच इज अ लिक्विड नॉन मेटल। मैंने आपसे कहा था ओनली लिक्विड नॉन मेटल एक ही है जिसका नाम ब्रोमीन है। कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंस नंबर 5, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टफ, ऑब्वियसली। अब आ जाते हैं डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों के 5-5 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे करवाया है, तो आप इन्हें ठीक से लर्न कीजिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। तो डिफरेंस समझ लेते हैं। पहला डिफरेंस है, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, ओके। तो व्हाट इज मेटल, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया था एम्फोटेरिक के बारे में, चूंकि वो नॉन मेटल में नहीं है, दैट्स व्हाई हम उस बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर रिलीज्ड, बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, हमने किया था ना। फिर हम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बट नॉन मेटल में सीधा क्या करेंगे, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो इन दोनों में इनका रिएक्शन होता ही नहीं है, इसमें रिएक्शन होता है। मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन। मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, पर जो कंबाइन करते हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं मेटल हाइड्राइड विच इज आयनिक हाइड्राइड। और नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल हाइड्राइड या फिर कोवैलेंट हाइड्राइड, ठीक है। इसका मैंने फेमस एग्जांपल दिया था H2S वाला,
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जिसका स्मेल रोटेन एग जैसा होता है, ये याद रखिएगा। अब अगली टॉपिक पे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते कैसे हैं, तो इसे समझते हैं। तो इसके फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ फंडामेंटल बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखिए 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, या तो मेटल, या फिर नॉन मेटल, या फिर मेटलॉइड। अब होता यह है कि जो मेटलॉइड वाला सेक्शन है ना, ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो मेन रिएक्शन किसके बीच में होता है, या तो मेटल नॉन मेटल के बीच में होगा। अब आपके सामने सीक्वेंस बनाने के 2 तरीके हैं। आप सोच सकते हो कि मेटल मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, नॉन मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, और मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है। 3 तरह की कैटेगरीज हैं, जिसमें ये जो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेटल कभी भी किसी मेटल से रिएक्शन करेगा ही नहीं। एक ये चीज पॉसिबल है और एक ये चीज पॉसिबल है। अब यहीं से शुरुआत होता है अंडरस्टैंडिंग का कि रिएक्शन करते कैसे हैं, क्यों करते हैं उसका रिएक्शन ये टॉपिक में गिवन है, बट करते कैसे मैं समझा देता हूं। या तो कोई नॉन मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, या फिर कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा। जब नॉन मेटल से रिएक्शन करता है ना, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, और जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है ना, तब ये आयनिक कंपाउंड बनाता है। अभी हम सारे एग्जांपल करेंगे, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। बट सबसे पहला टॉपिक, ये रिएक्शन करते ही क्यों है ना। तो पहले समझ लेते हैं रिएक्शन करते ही क्यों है। तो किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन के बारे में समझने के लिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि इनर्ट गैसेस क्या है, नोबल गैसेस क्या है। अब इनका डिफिनेशन क्या है कि नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। मतलब अगर आप इनका ये सारे सब्सटेंस के ऊपर फोकस करो ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी सब्सटेंस हैं, ये किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। इनके बीच में रिएक्शन होता ही नहीं है, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारे इनर्ट गैस केमिकली अनरिएक्टिव हैं। तो वी मस्ट कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर एटम आर वेरी स्टेबल which do not allow the outermost electron to take part in a chemical reaction। अब जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये सब में 8 8 8 2 जो भी है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। पर चूंकि इन सारे एलिमेंट का ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ, ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्टेबल फॉर्मेट है। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट में इस तरह का लेवल आ गया ना, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब इसी से शुरुआत होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का। नोबल गैसेस का ये इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अगर आप देखो, तो सिवाय हीलियम के सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसका मतलब जिस किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो स्टेबल हो जाएगा और किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब समझते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इनर्ट गैस अगर आप समझ गए हो तो आराम से समझ जाओगे। द एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू अचीव द नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉन, या टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड बिकम मोर स्टेबल। मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए, हमारे पास एक सब्सटेंस है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 ही है। ये K, L, M, N ले लेते हैं। यहीं पे हमारे पास एक सब्सटेंस नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 है। एक तीसरा सब्सटेंस ले लेते हैं आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 है। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं कि कोई सब्सटेंस कंबाइन क्यों करता है। लाइक मान लीजिए अगर आपके पास मैंने एक एग्जांपल दे दिया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी एटम कंबाइन इसलिए करता है क्योंकि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जैसा बनना चाहता है। अब अगर मैं सोडियम के एटॉमिक नंबर पे गौर करूं तो ये 11 है। इन तीनों में से वो किसके नजदीक है? ऑब्वियसली 10 के नजदीक है ना। 11 सबसे नजदीक किसके है? 10 के। यानी कि सोडियम नियॉन को फॉलो करेगा क्योंकि नियॉन स्टेबल है। इसको रियल लाइफ से जोड़िए ना। अगर मान लो आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ लाइफ में करना चाहते हो, करके क्या करना चाहते हो? तो आप कहोगे कि सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत सुखी हैं, उन्हें देख के हम इंस्पायर हो गए और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। एलिमेंट्स भी कुछ वैसा ही करते हैं। जो उनके सबसे नियरेस्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो उनके जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल है। हम जानते हैं कि इनर्ट गैस स्टेबल है, तो जो उनके सबसे नज़दीक वाले इनर्ट गैस हैं वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये रहा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 और 8 है बस, बट इसमें 2 8 और 1 है। ये 1 ज़्यादा है
अगर आप गौर से देखो तो इसके हिसाब से ये 1 नहीं होना चाहिए था। इसीलिए सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करके बना लेगा सोडियम आयन, और इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8। तो अब ये इसके जैसा हो गया, तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इसलिए करता है ताकि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बन सके। अब मैं गेन वाला एक एग्जांपल दे देता हूं। एक सब्सटेंस है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। अगर आप इसको देखो तो ये 18 के करीब है, ये जो 17 है वो 18 के करीब है, तो ये इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना चाहेगा। इसमें 287 है पर इसमें 288 है। अगर ये 288 जैसा बनना चाहेगा तो इसे उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। एक ऐड करेगा तो क्लोरीन एक बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरीन आयन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। अब ये इसके जैसा हो गया, पर इसके जैसा बनने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ा, गेन करना पड़ा। समझ में आया? इस तरह से कोई सब्सटेंस पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन या फिर केमिकल रिएक्शन करता है। क्यों करता है? टू अचीव इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। आई होप आपके समझ में ये बातें आ गई होंगी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज। मैंने ये तो समझा दिया आपको कि कोई लूज क्यों करता है, कोई गेन क्यों करता है, तो अपने नियरेस्ट वाले को फॉलो कर रहा होता है। अब वो फॉलो करने के लिए क्या कर सकता है? तो जैसे हमने पहला एग्जांपल सोडियम का लिया था, सोडियम ने लूज किया था, तो पहला तरीका हो सकता है बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका हो सकता है जैसे क्लोरीन ने किया था, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। और तीसरा तब आता है एग्जिस्टेंस में जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्शन करता है। तो हम ये जानते हैं कि नॉन मेटल लूज तो करने वाला नहीं है, तो अगर दोनों में से कोई लूज करेगा ही नहीं तो गेन कैसे होगा? तो उस केस में होता है शेयरिंग। समझ में आ गया? तो या तो कोई लूज करेगा या तो कोई गेन करेगा या फिर शेयरिंग होगी। ठीक है? तो ये जो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हासिल करने का रास्ता है वो 3 तरीके से पॉसिबल है। या तो कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे, या फिर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर कोई सब्सटेंस शेयर करे इलेक्ट्रॉन और फिर स्टेबल बन जाए। ठीक है? अब आते हैं, समझते हैं आयंस को। ये आयन क्या होता है? तो आयन का सिंपल सा मीनिंग है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड आयंस। And there are how many types of ion? 2 types of ion. Positive ion which is called cation and negative ion which is called anion. ये आपको याद रखना है। आयंस वैसे बहुत छोटा टॉपिक है बट केमिकल रिएक्शन में काफ़ी हेल्पफुल है। आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? तो आयंस के कारण होता है। अगर 2 आयन जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होंगे तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और अगर वही शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें कोई आयन तो बना ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आयंस को समझ रहे थे। आयन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। और देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस? 2 टाइप्स ऑफ आयंस, cations and anions. What are cations? Cations are positively charged atom, anions are negatively charged atom. Okay? फर्दर ले जाते हैं। अब ये आयन तो समझ में आ गया कि 2 ही टाइप के होते हैं, cations and anions. Cations are positively charged, anions are negatively charged, but how they are formed? तो सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ cations. अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है। An element has 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell of its atom. Then it loses these electrons to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electron and form positively charged ion or cations. ठीक है? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, तो लास्ट सेल में कितना आया? 1। अगर यहीं मैग्नीशियम होता है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 282, लास्ट सेल में 2 है। अगर यहीं पे एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 283, तो लास्ट सेल में 3 है। तो अगर कोई ऐसा मेटल हो जिनके लास्ट सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और लूज करके नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को हासिल करते हैं और वो बन जाते हैं आयंस। लाइक अगर सोडियम क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो फॉर्म क्या करेगा? Na+ आयन। वहीं अगर मैग्नीशियम है तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा।
और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनाएगा Mg2+ आयन। और अगर यहीं पे एल्युमिनियम होता तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता और ये फॉर्म करता है एल्युमिनियम 3+ आयन। आई होप आप समझ रहे होंगे ये आयन क्या होता है और ये फॉर्म कैसे होता है। अब अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं इसका। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। अब कैसे बनता है सोडियम आयन? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। बट हम जानते हैं कि नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए लास्ट वाला ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो पहले सोडियम का हम बना लेते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ये रहा इसका पहला सेल, ये रहा इसका दूसरा सेल और ये रहा इसका तीसरा वाला सेल। ओके, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले सेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इतने बड़े सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसे लूज कर देगा। तो लूज करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। एज अ रिजल्ट फॉर्म होगा सोडियम। इसमें अब सिर्फ 2 ही शेल होंगे, एक ये और एक ये। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8 और इस पे हम प्लस लगा सकते हैं क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो इस तरह से सोडियम आयन फॉर्म होता है। आप मुझसे ये ज़रूर पूछ सकते हो सर यहाँ पे पॉजिटिव आयन ही क्यों फॉर्म हुआ, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? तो समझ लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मीन्स इसमें प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, मतलब न्यूट्रल। पर इस वाले को अगर हम देखें ना तो इसमें प्रोटॉन तो अभी भी क्या है? 11 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब सिर्फ 10 बचा ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हुआ? 10। अब अगर इसे जोड़ेंगे ना तो +1 बचेगा। दैट्स वाई सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। ये लास्ट वाला 2 लूज कर देगा, तो 2 लूज करने के लिए क्या लिखना है? -2e और एज अ रिजल्ट फॉर्म हो जाएगा। मैंने e के ऊपर पावर माइनस लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। एज अ रिजल्ट फॉर्म होगा Mg2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8। 2+ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की वैल्यू तो 12 है प्लस में, बट इलेक्ट्रॉन हो गया 10 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अगर नहीं लूज किया होता तो न्यूट्रल हो जाता। एज अ रिजल्ट यहाँ पे आएगा +2, दैट्स वाई 2+ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283। लास्ट वाला 3 ये लूज करेगा तो इसमें से माइनस कर देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट फॉर्म हो जाएगा Al3+, यहाँ पे लिख देना है 28। आई होप आप समझ रहे हैं ये आयन कैसे फॉर्म होता है। तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन समझ में आ गया। अब नेगेटिव आयन का समझ लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव आयन में हमने लिखा था 1, 2 और 3 होगा तो लूज कर लेगा, तो गेन कौन करेगा? अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 होगा तो गेन करेगा, 6 होगा तो गेन करेगा, 7 होगा तो गेन करेगा। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 हो ना वो 3 गेन कर सकता है, करना चाहिए। जिसमें 6 हो वो 2 गेन कर सकता है और जिसमें 7 है वो 1 गेन कर सकता है, क्योंकि हमें टोटल 8 पूरा करना है। 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। समझ में आ गया? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इफ एन एलिमेंट हैज 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम, देन इट गेन्स यानी कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एनायन। समझ में आया? एनायन कैसे बनता है? अगर किसी भी सब्सटेंस के, लाइक मैं क्लोरीन का एग्जांपल वैसे मैं देने ही वाला हूं, बस यहां समझ लेते हैं। If an element has 5, 6 or 7 electron in the outermost cell of its atom, then it gain electrons to achieve the stable inert gas electron configuration of 8 valence electron and forms negatively charged ion called anion. अब एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन आयन समझ लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 287। लास्ट में 7 आया ना, 7 वाले के लिए मैंने क्या कहा था? वो 1 गेन करेगा, तो इसको 1 चाहिए। तो टेक्निकली क्लोरीन में हम क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे,
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये बन जाएगा Cl माइनस आयन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। यहाँ माइनस क्यों बना तो समझ लेते हैं। क्लोरीन में प्रोटॉन का नंबर कितना होता है 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर वैसे तो 17 होना चाहिए था, बट आयन में कितना हो गया 288 यानी कि 18। ये 18 माइनस है और 17 प्लस है, ऐड करेंगे तो -1 आएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये डिसाइड होता है कि नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई क्लोरीन इज Cl माइनस। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 26। मैं इसे रेज कर लेता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। अब इस 6 को 8 बनने के लिए 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा O पे 2 माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8। ये 2,6 से क्या बन गया 2,8, और इस तरह से इसने नेगेटिव आयन फॉर्म किया। अगला है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन यानी N3। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आएगा 2,5। 5 को 8 बनने के लिए कितने की ज़रूरत है 3 की, तो नाइट्रोजन में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये बन जाएगा N3 माइनस। समझ में आया? इस तरह से नेगेटिव आयन फॉर्म होता है। आई होप आप लोग नेगेटिव आयन बनाना सीख गए होंगे। अब अगर आप नेगेटिव आयन बनाना सीख गए हैं तो ये आयनिक बॉन्ड समझ लीजिए। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड। और सिमिलरली कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अगले क्लास में हम लोग, या फिर कहो अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन, देन कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड एंड मेटलर्जी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी तरह के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।